हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे जो पिछले लेक्चर में हमने जो छोड़ दिया था उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग तक ये निकाल लिए थे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब इससे आगे पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो इससे आगे ये है, एक नोट है, नोट मैं पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप सुन लेना। मोलरिटी इज डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम, देयरफॉर इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। कह रहा है कि मोलरिटी जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, वॉल्यूम पे। आप मोलरिटी का फार्मूला देखे ही होंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या होता था, मोल अपॉन वॉल्यूम होता था। अब वॉल्यूम होता था किस में, लीटर में। तो ये जो मोलरिटी है किस पे डिपेंड कर गया, वॉल्यूम पे डिपेंड कर गया ये। तो वॉल्यूम पे जब डिपेंड कर गया तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो वॉल्यूम जब टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मोलरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आगे आगे क्या है, आगे है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, मोलरिटी और मोलैलिटी के बीच रिलेशन है जिसका फार्मूला ये है। ठीक है, तो फार्मूला है 1 अपॉन स्मॉल एम इज इक्वल टू रो अपॉन कैपिटल एम माइनस एम ए अपॉन 100। ठीक है, वेयर एम ए इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, रो इज डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, कैपिटल एम इज मोलरिटी, स्मॉल एम इज मोलैलिटी। ठीक है, इस दोनों के बीच ये रिलेशन है। ठीक है, मोलैलिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन यही है। तो आपको क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी इस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आप क्या करना, आराम से देखना, ध्यान से देखना, जिससे कि ये फार्मूला आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कौन कौन सा फार्मूला का यूज पड़ेगा, मतलब कौन कौन सा फार्मूला का यूज करना पड़ेगा हमें इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए, वो बैक चल के देखते हैं। ठीक है, देखिए एक फार्मूला तो हमें ये लगेगा। ठीक है, एक ये फार्मूला लगेगा हमें, ये m इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू वी इंटू 1000। ठीक है, एक तो फार्मूला ये हो गया। ठीक है, और दूसरा फार्मूला बताते हैं। दूसरा फार्मूला ये लगेगा, दूसरा फार्मूला ये लगेगा। ठीक है, मोलैलिटी का। तो ये दोनों फार्मूला का यूज करके हम नया फार्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। चलिए देखिए, अभी हमने क्या देखा था, स्मॉल एम इज इक्वल टू कितना था, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 ये था। और कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू भी इंटू 1000। ठीक है, और हम ये जानते हैं अगर हमारे पास डेंसिटी रहेगा और मास रहेगा दिया हुआ तो क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो जैसे हम डेंसिटी बराबर क्या लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, सॉरी मास बराबर निकालते हैं। ठीक है, बाद में वॉल्यूम लिख लेंगे। देखिए मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, अब जो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ स्मॉल एम क्या है, मास है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना, यहाँ स्मॉल एम मास है, मोलैलिटी नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ हमने यूज कर लिया था स्मॉल एम, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपको एक फार्मूला में क्या होता है इसीलिए हमने बता दिया, स्मॉल एम यहाँ क्या है, मास है, और यहाँ स्मॉल एम क्या है, मोलैलिटी है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको स्मॉल एम को एम डैश कर देते हैं। ठीक है, एम डैश। चलिए, तो ये हो गया। तो अब देखते हैं हम आपको और आगे बताते हैं। देखिए ये हो गया। तो ये जो फार्मूला है हमारा, हमने ये दोनों फार्मूला क्या है पढ़ लिया है। ठीक है, अगर हम ये बोले कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो मास ऑफ, यहाँ आपको ये सॉरी देखिए, मास ऑफ सॉल्यूशन जाने से पहले हर एक टर्म को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, एम ए क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट।
डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये हो गया वॉल्यूम क्या है, बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और कैपिटल एम क्या है, मोलरिटी, ठीक है, और स्मॉल एम क्या है, मोलरिटी, ठीक है। ये 1000 इसलिए है क्योंकि ये लीटर में नहीं है, ml में है, ठीक है, इसीलिए, और ये सब ग्राम में है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दो फार्मूला हो गया। अगर हम बात करें कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या है, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूट है WA और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, WB, ठीक है। ये दो चीज हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं, यहां पर हम ये लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू WA प्लस WB, ये लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास आ गया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। अगर हम ये बोलें कि रो जो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अब ऐसे हो जाएगा, WA प्लस WB अपॉन रो, ये हो जाएगा रो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेना, ठीक है। अगर आप आपके पास सामने पेपर है तो आप पेपर में ये लिख लो, मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब V इज इक्वल टू ये हो गया WA प्लस WB अपॉन रो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, अभी 3 फार्मूला लिखा, इस तीनों को यूज करके जो हमने रिलेशन देखा था, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन अभी हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो 3 फार्मूला आपने देख लिया। तो चलिए अब तीनों फार्मूला का हर एक करके यूज करते हैं। तो देखिए M इज इक्वल टू ये है WA अपॉन WB इंटू MA इंटू 1000, क्या हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं WA अपॉन MA इज इक्वल टू M इंटू MB, सॉरी MB नहीं WB, यहाँ होगा WB अपॉन 1000, ये लिख दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, अगर ऊपर का 1 2 3 मान ले इक्वेशन, तो ये क्या होगा, हमारा इक्वेशन 4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, तो अगर हमारा आ गया, फिर अब कैपिटल M के लिए लिखते, कैपिटल M इज इक्वल टू WA अपॉन MA इंटू V इंटू 1000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, WA अपॉन MA इज इक्वल टू MV अपॉन 1000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो ये 2 हो गया। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को इक्वल करेंगे, ठीक है। देखिए तो इक्वेशन 4 है हमारा MA, सॉरी, तो देखिए हमारा इक्वेशन 4 जो है ये है M इंटू WB अपॉन 1000 इज इक्वल टू, और इक्वेशन 5 क्या है, कैपिटल M इंटू V अपॉन 1000। तो 1000 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये और ये बचा, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे क्या क्या यूज करेंगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन 6 मान लिए। तो इक्वेशन 6 में हमको यूज क्या करना है, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, यह है मास ऑफ, सॉरी मास ऑफ नहीं, वॉल्यूम। इक्वेशन 3 है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू WA प्लस
डब्ल्यू बी अपॉन रो। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन 3। इसको हम यूज करेंगे अभी इक्वेशन 6 में। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो गया हमारा m इंटू डब्ल्यू बी इज इक्वल टू m, और v के जगह पे हम v है तो हम v के जगह पे पुट करेंगे अभी वैल्यू। ठीक है, डब्ल्यू बी इज इक्वल टू m डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन रो। ठीक है, ये हम पुट कर दिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो डब्ल्यू बी है इसको इधर लाएंगे। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको कैसे होगा। जगह कम पास जा रहा है। ठीक है, तो इसी में हम बताएंगे आपको। तो ये हो गया आपका m अपॉन रो, फिर हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू m। ठीक है, ओ सॉरी, सब मिट गया, फिर से लिख देते हैं। ठीक है, तो m अपॉन रो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू m। ठीक है, तो फिर यहाँ से हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन रो, और ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी प्लस 1 इज इक्वल टू m। तो इसको मानते हैं इक्वेशन 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 7। हमने ये भी देखा था m इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू 1000। ये देखा था, ये हमारा क्या था, इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 1 था। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, और तो ये वाला टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटाने के बाद हम आगे लिखते हैं। देखिए, ये वाला टर्म हटाने के बाद ये वाला टर्म अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इज इक्वल टू एम ए अपॉन 1000। ठीक है, ये बचा। और ये जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए, हम यही पुट कर देते हैं। तो ये रहा, ये यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला टर्म ये सब मिटा दे रहे हैं। आप नोट करते जाना। ठीक है, तो ये हो गया m ए अपॉन 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू m। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इस साइड लाते हैं और इसको क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हम जो फार्मूला पहले देखे थे वो वाला ड्राइव हो जाएगा हमारे पास। तो चलिए करते हैं इसको। तो देखिए, हम ऐसा लिख सकते हैं m ए 1 अपॉन स्मॉल है अपॉन 1000 प्लस 1 इज इक्वल टू रो अपॉन कैपिटल M। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये रो है। ठीक है, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए, अगर ये 1 अपॉन m है, ये ब्रैकेट में, इसको क्या करते हैं, हर एक टर्म को एक एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m अपॉन m ए अपॉन 1000 इंटू m प्लस 1 अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू रो एंड कैपिटल M। ठीक है, तो फिर अब ये और ये कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया m ए अपॉन 1000 प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू रो एंड कैपिटल M। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम हर एक स्टेप को धीरे धीरे करके बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन m इज इक्वल टू रो अपॉन कैपिटल M माइनस m ए अपॉन 1000। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया, हमने प्रूव कर दिया। ये फार्मूला आप मिला लेना। देखिए,
ये जो हमारा फार्मूला है इससे मिल गया हमारे पास, हमने ड्राइव कर लिया उसको। ठीक है, अभी जो ड्राइव किया था वो यही आया, तो 1/m इज इक्वल टू रो अपॉन m माइनस एम ए अपॉन 1000। तो ये फार्मूला हमने अभी ड्राइव कर दिया। तो ये फार्मूला क्या है, रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच है, स्मॉल m एंड कैपिटल M, इस दोनों के बीच रिलेशन। अगर आपके क्वेश्चन में डेंसिटी दिया रहेगा और मोलरिटी या मोलैलिटी दिया रहेगा, ठीक है, ये दोनों में से एक कुछ दिया रहेगा और ये भी दिया रहेगा, तो आप दोनों में से एक अगर बोलेगा निकालने के लिए तो आप क्या करना, निकाल लेना। ठीक है, अगर इस 4 वेरिएबल में से अगर 3 दिया हुआ तो चौथा आप निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है, एक लाइन की बात है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमने बता दिया। यहाँ तक रिलेशन जो था ये वाला फार्मूला हमने ड्राइव कर दिया। अब जो रिलेशन कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के बीच रिलेशन कह रहा है। ठीक है, तो करें कि लेट m बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मान ले रहा है कि सॉल्यूशन है उसका मोलरिटी कितना है, कैपिटल M है। ठीक है, और कह रहा है कि उसमें जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होगा, तो सोल्यूट का जो है मोल फ्रैक्शन XA है और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है क्या है, XB है। ठीक है, और कह रहा है कि उसका जो मोल है, सोल्यूट का मोल को हम बोल रहे हैं Na है और सॉल्वेंट के मोल को क्या बोल रहे हैं, Nb है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बताते हैं हम आपको। तो देखिए हमारे पास क्या है, मोल है, मोल ऑफ सोल्यूट, और क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, Ma। तो इसमें टोटल मास कितना हो जाएगा, Na इंटू Ma, ये हो जाएगा, ये हो गया कितना, सोल्यूट का मास, सोल्यूट का मास हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, Mb इंटू Nb, ये हो जाएगा Nb इंटू Mb। ये हो जाएगा किसका, सॉल्वेंट का, ये हो जाएगा सॉल्वेंट का मास। ठीक है, तो ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो उसी तरह ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन इतना आ जाएगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि Ma एंड B आर द मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये जो है सोल्यूट का मोलर मास है और सॉल्वेंट का मोलर मास को Mb बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो एक फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इतना हो जाएगा Na प्लस Nb Mb अपॉन डी क्या है, ये डेंसिटी है। ठीक है, ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखना है, यहाँ जो डी है ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब मोलरिटी क्या कहता है कि मोलरिटी बराबर क्या होता है, कैपिटल M बराबर आपने देखा था N अपॉन V था, तो N जो था मोल्स ऑफ सोल्यूट और V था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। जो ये जो वॉल्यूम होगा वो किस में होगा, ml में होगा, तभी ये 1000 ऊपर लिख रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ जो है सिंबल में लिख दिया है। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, Na क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर ये जो फार्मूला आया वो फार्मूला यहाँ पुट कर दिया, तो मोलरिटी बराबर जो फार्मूला आया ये आया ओवरऑल। ठीक है, तो ओवरऑल जो मोलरिटी का फार्मूला है ये। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दिया रहेगा तो उस केस में आप ये ऐसे मोलरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये गलत नहीं है, एकदम सही है। अब कह रहा है कि अगर इसी चीज़ को हम जो है डिवाइड कर देते हैं किससे, Na एंड Mb से। ठीक है, तो जब Na और Na प्लस Mb से डिवाइड करेंगे, देखिए इसी चीज़ को अब हम क्या करेंगे, Na प्लस Nb से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये Na प्लस Nb इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड इक्वेशन में लाएंगे। और सिंप्लीफाइड इक्वेशन कौन सा होगा, जब हमारे पास ये होगा, जब हमारे पास कैपिटल M और X के बीच रिलेशन आ जाएगा, तब वो हमारा होगा सिंप्लीफाइड इक्वेशन। ठीक है, और जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, Na प्लस Nb होता है ना। तो ये Na प्लस Nb क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल को सम को, ठीक है, Na प्लस Nb बोलते हैं। ठीक,
तो यहाँ हम इसीलिए Na प्लस NB से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाइड होके x के टर्म में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए Na अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है XA, ये XA हो गया। तो फिर ठीक उसी तरह यहाँ भी हम Na प्लस NB करेंगे और इस पे भी Na प्लस NB कर देंगे, ठीक है। तो दिखाते हैं आपको। देखिए ये कहाँ से आया है हम बताते हैं आपको। देखिए कैसे आया, हम लिख देते हैं यहाँ पे, तब जाकर वहाँ देखेंगे, ठीक है। m इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, Na इंटू 1000 इंटू D अपॉन Na प्लस Ma प्लस NB, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें भी हमको डिवाइड करना है किससे, Na प्लस MB से, ठीक है। और इस टर्म में भी डिवाइड करना है Na प्लस NB, सॉरी ये हो जाएगा NB। तो जब इस दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB इंटू, और ये वाला जो टर्म है इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, ये जो टर्म है यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। Na अपॉन Na प्लस NB, उसके बाद ये वाला टर्म, ठीक है। हर एक को मतलब ये अगर होल पे है, इस होल पे जो हम डिवाइड किए थे Na प्लस NB, तो ये क्या करेगा, एक बार इससे डिवाइड होगा, एक बार इससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है Na और NB से डिवाइड होने के बाद ये हो जाएगा XA और ये हो जाएगा XB। तो ये जो रिलेशन आएगा हमारा न्यू वाला जो रिलेशन होगा ये होगा, ठीक है। ऊपर XA हो जाएगा, नीचे XA और XB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमने ये इसी में ड्राइव कर दिया जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अब कह रहा है कि नॉर्मेलिटी किसको बोलते हैं। आपने देख लिया मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब ने आपने देख लिया, ठीक है। तो अब जो आगे है हमारे पास नॉर्मेलिटी है, ठीक है। नॉर्मेलिटी भी कंसेंट्रेशन ही दिखाता है, किसी सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन नॉर्मेलिटी में भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो उसी को अब हम डिफाइन करेंगे। इसका डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट है वो पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। मतलब ये हो गया कि आपने अभी देखा था मोलरिटी में क्या था, अब देखिए हम एक बार फिर से मोलरिटी का फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए मोलरिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और यहाँ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब V हो गया और ये क्या हो गया, मोल, ठीक है। यहाँ आया क्या, नॉर्मेलिटी, ये मोलरिटी, सॉरी मोलरिटी में आया मोल्स और वॉल्यूम आया, ठीक। उसी तरह नॉर्मेलिटी में क्या आ रहा है, नॉर्मेलिटी में जो आ रहा है ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। मतलब सिमिलर टू, आप मान लीजिए सिमिलर टू मोल, ठीक है। फार्मूला याद करने का एक सिंपल सा तरीका है ये। इसको क्या कीजिए आप, जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट है उसको मान लीजिए सिमिलर टू मोल्स, तब जाकर नीचे क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम ही है जैसे मोलरिटी में था, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, फार्मूला को आप याद कर लीजिए, ठीक है। हम आगे है मतलब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो भी हम आगे नेक्स्ट पेज में हमने बता रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में भी, हर एक चीज़ को हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यह है, यहाँ सारा फार्मूला दिया हुआ है। जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस अगर निकालना होगा तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक
ठीक है। जैसे कि आप उधर लिखते थे, क्या उधर लिखते थे, मोल इज इक्वल टू क्या होता था, मास अपॉन मोलिकुलर मास, ऐसे लिखते थे, मोलिकुलर मास ऐसा लिखते थे आप। तो उसी तरह यहाँ क्या है कि जब ग्राम इक्विवेलेंट आपको लिखना होगा, जब ग्राम इक्विवेलेंट लिखना होगा तो वहाँ मोलिकुलर मास को हम कंपेयर करेंगे किससे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस से, ठीक है। और जो यहाँ मास ऑफ सब्सटेंस है तो मास तो मास ही रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस क्या है, ये भी तो नहीं आ रहा है समझ में कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस ऐसे निकालते हैं, वो है मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंसेज अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। अब ये एन फैक्टर क्या होता है वो भी मतलब आगे का फॉर्मूला हम आपको बता देंगे, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए एन फैक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है। एसिड के अलग होता है, बेस का अलग होता है, आयंस का अलग होता है, हर एक कंपाउंड का अलग होता है, एटम्स का अलग होता है, एलिमेंट्स का अलग होता है, सब चीज़ का एन फैक्टर अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो ये जो है एक जनरल फार्मूला है किसके लिए, जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा उस केस में आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। तो अब एन फैक्टर जो है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है कि एक एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब क्या, Na है आपके पास, Na मतलब क्या, सोडियम, आपके पास Na है और इसका कह रहा है कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए, तो Na का वैलेंसी क्या होगा, 1, Na का वैलेंसी 1 होता है। तो यहाँ क्या करना है आपको, एटॉमिक वेट पे क्या पुट कर देना है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ठीक है, अपॉन 1, वैलेंसी क्या हो गया 1। तो ये जब आपके पास कोई एलिमेंट होगा उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो आप ये फार्मूला यूज कर लीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। उस एलिमेंट का जो वैलेंसी होगा वो आपको लिखना। अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई एलिमेंट रहेगा XYZ, इसका वैलेंसी हो गया 1 या 2, 3 जो भी है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। तो वो उस केस में आपका क्या निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि अब फिर एसिड का निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो एसिड का निकालने के लिए भी ऐसे यही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एन फैक्टर की जगह पे एसिडिटी होगा। एसिडिटी मतलब क्या कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एसिड है, जैसे कि ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फार्मूला है, ये जो एसिड है वाटर में डालने पर कितना H+ लीव करेगा, ठीक है। अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये क्या बनेगा, SO4 2-, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो है H2 जो है वो क्या हो गया, वाटर में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। तो इस केस में इस एसिड का क्या होगा, एसिडिटी 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह HCl का देख सकते हैं, तो HCl में क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक ही H लिप का जो भी एसिड होगा वो जितना H+ रिलीज करेगा वो हो जाएगा उस एसिड का एसिडिटी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही आपको यहाँ पुट करना है, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा कोई भी, अगर किसी भी एसिड का निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट, तो आप ये फार्मूला लगाकर आप उस एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह बेस के लिए है, तो एसिड की जगह पे क्या करना है, बेसिसिटी डालना है। अब बेसिसिटी कैसे निकालना है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए कि आपके पास कोई बेस है NaOH, ठीक है। जब इसको आप वाटर में डालिएगा तो ये क्या करेगा, OH को क्या करेगा, लीव करेगा, और जितना ये OH लीव करेगा उतना हो जाएगा इसका बेसिसिटी। और ये NaOH है, इसमें एक ही OH, और ये क्या कर रहा है, ये एक OH को क्या कर रहा है, लीव कर दे रहा है किसमें, वाटर में, ठीक है। ये OH डिसोसिएट हो रहा है वाटर में, तो इसका हो जाएगा बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ 1 पुट करना है, इसका मोलिकुलर मास यहाँ पुट कर देना है, तो वो हो जाएगा उसका, जो कैलकुलेट करने के बाद जो आप निकालेंगे वो हो जाएगा उसका इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो उसी तरह आप किसी कंपाउंड का निकाल सकते हैं। कंपाउंड का निकालने के लिए मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन। जो भी आप मान लीजिए XY ये कंपाउंड हो गया, तो जो भी इस पे चार्ज रहेगा, +2 है या -2 है या कुछ भी है, तो वो चार्ज आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। इस जगह पे आपको पुट करना है वो चार्ज कंपाउंड के लिए। उसी तरह आयन के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होगा, जो भी आयंस होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई आयन है, X आयन है, ठीक है, इसमें चार्ज है
-2 -1, ठीक है। तो इसका जो ये चार्ज होगा यहाँ पे आपको पुट करना है, ठीक है। तो हमने सारे फार्मूला को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है, रिएक्शन जो किस तरह का रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं कि उस रिएक्शन में क्या होगा, रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, दोनों होगा, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। उस केस में एक क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो उस केस में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रिडॉक्स रिएक्शन। जब आप रिएक्शन कीजिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन जब आप होगा तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसमें मान लिए कि +2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या -2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ इस रिडॉक्स रिएक्शन का क्या होगा, एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक और है, सिंपल सा है, मतलब जो फार्मूला था उस फार्मूला को सिंप्लीफाइड किया है। तो जब नॉर्मेलिटी इनटू नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है। जो अभी आपने फार्मूला पीछे देखा था, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूला को क्या किया है, इस फार्मूला को इसको इधर मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है वो ये है। उसके बाद कह रहा है कि लेट WA ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास EA बी प्रेजेंट इन V लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अगर आपके पास जो सोल्यूट है उसका क्या है, मास कितना है, मतलब जो सोल्यूट प्रेजेंट है उसका वेट कितना है, WA ग्राम, और जो सोल्यूट है, ठीक है, तो उसका क्या है, EA, कैपिटल EA क्या है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट A, ठीक है। और V क्या है, V है जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, जो जिसका यूनिट किस में है, लीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा नॉर्मेलिटी का फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूला को आप याद कर लीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो डायरेक्ट इसके अनुसार आप डाटा पुट करके आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये क्या है, इक्विवेलेंट वेट। जब ये को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, इतना, ये टर्म बचेगा WA अपॉन V, ठीक है। जब आप ये को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ WA अपॉन B। तो WA अपॉन B को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कोई बोलेगा निकालने के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास। ये हो गया किसी भी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालने के लिए जब उस सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट मास गिवन रहेगा, ठीक है। अब जो नॉर्मेलिटी रहता है उसको कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास सॉल्यूशन रहेगा तो उसको 1N या 2N से डिनोट करेंगे, ठीक है। 1N का मतलब हो गया कि नॉर्मेलिटी 1, 2N का मतलब हो गया कि नॉर्मेलिटी 2, ठीक है। और ये क्या है, एक्सेट्रा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है क्या, नॉर्मेलिटी, ये जो नॉर्मेलिटी है क्या वो डिपेंड करेगा, आप सोच सकते हैं यहाँ पे कि क्या नॉर्मेलिटी डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। देखिए नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला में आपने देखा था कि क्या होता है, वॉल्यूम होता है। जब वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जब टेम्परेचर पे, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जिसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए कि मोलरिटी जो होता है वो भी टेम्परेचर डिपेंड करता है, ठीक उसी तरह नॉर्मेलिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी के टर्म में जो है वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब एक और नया है फार्मूला है क्या, ये मोलरिटी और एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। यहाँ ये उतना टफ नहीं है, ये मैंने पूरा लिख रखा है कि क्या रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच। हर एक चीज़ को हम दिखाते जाएंगे आपको, ठीक है। आप ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर आपको दिक्कत पड़े तो वीडियो के पीछे जाके फिर से देख लेना, या फिर ये PPT हमसे मंगवा लेना, हम दे देंगे आपको। वो क्या करना, आप पढ़ लेना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो देखिए ये
आप ये देख सकते हैं कि मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ये होता है WA अपॉन V। WA का मतलब मास ऑफ सोल्यूट अपॉन V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखिए आप ऐसे लिखते थे ना, WA अपॉन MA इंटू V, तो ये MA इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा M इंटू MA, ये क्या हो गया मोलरिटी इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये आ गया। उसी तरह नॉर्मेलिटी में क्या हो जाएगा, मोलरिटी इंटू इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। दोनों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन 2 में है, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, ठीक है। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप अपने पास देखिए, अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों की इक्वल कर दिए, दोनों इक्वल ही है तो इक्वल ही होगा। तो कह रहा है कि अब जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी, ये वाला टर्म इधर आएगा, ये वाला टर्म इधर आएगा, तो मोलिकुलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इज इक्वल टू n, और ये n क्या है, n फैक्टर है, ठीक है, ये n क्या है, n फैक्टर। इसको हम क्या लिखेंगे, n फैक्टर, ठीक है। n फैक्टर तो हमने बता दिया, n फैक्टर एसिड के लिए अलग होता है, कंपाउंड के लिए अलग होता है, एलिमेंट के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग होता है n फैक्टर, ठीक है। n फैक्टर को जनरल में ये भी बोल सकते हैं, वैलेंसी भी बोल सकते हैं एक टर्म में, ठीक है। तो अब जो आपके पास आया नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n फैक्टर। अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, नॉर्मेलिटी दिया रहेगा और n फैक्टर दिया रहेगा, बोलेगा मोलरिटी निकालो, तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला लगा के आप क्या कर सकते हैं, मोलरिटी या नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मोलरिटी का हो गया। अगर आपको यही बोलेगा कि ये अगर आपके पास ये भी दिया रहेगा, क्या बोलते हैं, मोलरिटी दिया रहेगा, तो आप जानते ही हैं कि मोलरिटी और मोलरिटी के बीच रिलेशन हमने पिछले PPT में देख लिया, तो वहाँ से आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों के बीच रिलेशन निकाल के आप फार्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे जहाँ से भी जो भी डाटा दिया रहेगा, आप तुरंत वो फार्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें किसी भी तरह का फार्मूला नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखिए अब एक कह रहा है कि एक सिंपल सा है कि अगर आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा किसमें, ग्राम पर ml में, और कह रहा है कि x% ऑफ सोल्यूट भी दिया रहेगा, तो उस केस में जो नॉर्मेलिटी होगा 10 इंटू d इंटू x अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये n हो जाएगा। सिमिलर टू किस में है, मोलरिटी में है। देखिए आप अभी बताते हैं कि ये कहाँ सा है। यहाँ से, ये देखिए यहाँ से फार्मूला आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, मोलिकुलर मास की जगह इक्विवेलेंट वेट पुट करना है, इक्विवेलेंट मास, बस। तो वो क्या हो जाएगा, ये m की जगह n हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने देख लिया, नॉर्मेलिटी भी खत्म ही हो गया, ठीक है। तो अब आ रहा है एक छोटा सा है कि फॉर्मेलिटी क्या होता है। फॉर्मेलिटी वो इंग्लिश वाला फॉर्मेलिटी नहीं देखना है आपको, ये फॉर्मेलिटी साइंस का है, ठीक है, सॉल्यूशन का है। तो इसका जो मतलब सिर्फ डेफिनेशन है, ये इस पे आपका सवाल नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन डेफिनेशन जानने के लिए आप बस पढ़ लीजिए, ठीक है। कह रहा है डेफिनेशन कह रहा है कि इट इज द नंबर ऑफ फार्मूला मास इन ग्राम प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो होगा कि मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मेलिटी, ठीक है। इनकेस फार्मूला मास इज इक्वल टू मोलिकुलर मास, और ये कह रहा है कि ये जो मास होगा, अगर ये मोलिकुलर मास है तो यहाँ आपको क्या करना है, मोलिकुलर मास ही पुट करना है, ठीक है। अगर ये नॉर्मेलिटी है तो नॉर्मेलिटी पुट करना है, मोलरिटी है मोलरिटी पुट करना है, जो भी है फार्मूला मास, ये इसको बोलेंगे क्या, फार्मूला मास, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पुट कर देना है। ये कोई पार्टिकुलर मास नहीं है कि आप सिर्फ मास ही पुट करेंगे, अगर मास यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। लेकिन हमें ये क्या है, ये मास नहीं है, ये क्या है, कुछ भी हो सकता है, फार्मूला मास है,
मोलरिटी, मोलिकुलर मास, जो भी चीज़ है सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, लाइक कह रहा है कि अब जो है मोलरिटी और नॉर्मेलिटी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, इट इज यूज फॉर द आयनिक कंपाउंड्स इन विच देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मोल्स ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड द फॉर्मोल एंड द मोलरिटी इज कॉल्ड फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे जो है एक दो क्वेश्चन है, आप क्या करो क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताना। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 13% बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 1.09 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलरिटी नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखिए कह रहा है कि इस केस में आपका क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। ठीक है, x बराबर है 13%। इस केस में आपका क्या है, x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 13%। ठीक है, और ये क्या है, डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.09 ग्राम पर ml। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नॉर्मेलिटी या मोलरिटी निकालना है। तो आपने ये देखा था कि नॉर्मेलिटी बराबर क्या था, x इंटू डी इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, और मोलरिटी बराबर क्या था, m इज इक्वल टू x इंटू डी इंटू 1000 अपॉन ma मोलिकुलर मास। ठीक है, और ये कौन सा कंपाउंड है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का हम फार्मूला बता दे रहे हैं, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप सब डाटा हमने सब चीज सारा हिंट्स दे दिया। आप क्या करो, सॉल्व करके नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर आप बताना। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करेंगे आपके सामने। ठीक है, अब फिर दूसरा क्वेश्चन ये भी है, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। अब डेंसिटी कह रहा है कि डेंसिटी आपको इतना लेना है। ठीक है, प्योर वाटर का आपको क्या करना है, मोलरिटी निकालना है। आप फार्मूला लगाकर, आपके पास मतलब ये अगर वाटर लिया है प्योर वाटर, तो समझ लिए सब कुछ आपको क्या करना है, यूनिवर्सल लेना है। ठीक है, आप सोचिए, सोचने के बाद आप इसका भी आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम इससे आगे क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।